वालेकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं आपके साथ आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा और इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब गुल नुखैज़ अख्तर साहब। नुखैज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया। अहमद अबू बकर साहब भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल रहते हैं। अहमद अबू बकर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल एक बड़ी ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई DGI-SPR की जानिब से और उसको हमने कल बड़े डिटेल से अपने शो में डिस्कस भी किया और हमें पता था कि इसका जो रिस्पॉन्स आएगा PTI की तरफ से वो कैसा होगा। लेकिन एक चीज़ जो है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर PTI के जो बाकी रहनुमा हैं उनका रिस्पांस देखें हम इसके ऊपर तो वो थोड़ा सख्त है, लेकिन बानी PTI का रिस्पांस हमने देखा है कि थोड़ा मिला जुला है। पहली बात उन्होंने ये की है कि मैं माफ़ी क्यों मांगूं, माफ़ी तो मुझसे मांगनी चाहिए। फिर दो तीन बातें उन्होंने बहुत अच्छी की। उन्होंने ये कहा कि खुदा के वास्ते फ़ौज को सियासत में ना घसीटें, फ़ौज हमारी है और हमें फ़ौज से कोई मसला नहीं है। इसके अलावा फिर उन्होंने जो DGI-SPR ने बातें की थी कि 2014 का जो धरना था उससे तहकीकात शुरू की जाएं, उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए तैयार हूं। फिर उमर अयूब ने भी इसके ऊपर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया। पहले वो सुनते हैं कि उमर अयूब ने क्या बात की, वो सुन के वापस आते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। देगा वजीर आजम, बैसाखियों वाला वजीर आजम हो सही, हम लोग चले मान लेते हैं बैसाखियों वाला वजीर आजम। वो कहते हैं जी कि हम लोग 2013 तक हम लोग जाके, उन्होंने कल फरमाया कि हम लोग कमीशंस बनाएंगे। जी जरूर बनाइएगा। उन कमीशंस में 2 और कमीशंस की रिपोर्ट्स भी पब्लिक होनी चाहिए जरूर। तो 9 मई के दिन वो पुलिस लाइन से 50 पुलिस वाले नहीं आ सकते थे, वहां पे 2000 की नफरी है वहां पे पुलिस लाइन में। 9 मई एक साजिश थी, निशाना कौन था? वजीर आजम इमरान खान। जी अबू बकर साहब क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जो रिस्पांस आया है बानी PTI की तरफ से, वो भी आज अडियाला जेल में उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, उस दौरान उन्होंने कुछ बातें की, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और फिर अपोजिशन लीडर का जो इसके ऊपर रिस्पांस है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो तहरीक इंसाफ का रेस्पॉन्स है ये तो कल से ही हमने मेजर करना शुरू कर दिया था। कम व बेश यही लबो लहजा था जो अभी अपोजिशन लीडर साहब का है। कल हमने लतीफ़ खोसा साहब से बात की थी, वो भी यही बात करते थे। और उनका जो डिजिटल लैंडस्केप है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद भी होती है, उसको भी हमने कल और आज मेजर किया है। बिल्कुल। तो वहाँ से भी मुतालबे हो रहे हैं कि जी माफ़ियाँ तो बहुत सारी मांगनी बनती हैं और किस किस मामले में न जाने किस किस को माफ़ी मांगनी है। तो ये एक लामतनाही सा मुतालबात का सिलसिला जो है इधर से भी शुरू हो गया है, चूँकि वहाँ से भी आ गया कि माफ़ी मांग ली जाए। तो अब बात यह है कि जो एक सिचुएशन डेवलप हो रही थी कि शायद कोई आइस बेल्ट हो रही है, कोई मुज़ाकरात होंगे या 1 साल होने को है, तो शायद अब ये तलखी कुछ कम हो जाए या पुरानी हो जाए और मामलात आगे चल पड़ें, या कहीं ना कहीं ऐसी कोई सोच पाई जा रही थी। तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने और फिर आज का जो मामला है, इससे बज़ाहिर तो लगता है कि ये सूरत हाल अगर कुछ ऐसी थी तो ये डिसएंगेजमेंट की तरफ गई है। ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, मुझे लगता है कि जो एक ख़ास तरह का दबाव और प्रेशर जो है गुज़श्ता 1 महीने से तहरीक इंसाफ ने अपनी सफ़ों में या जो अडियाला जेल के अंदर से जो पैगामात आते हैं या जो सहाफ़ियों से बात होती है, बराह रास्त नाम लिए गए, जिस तरह का दबाव डाला गया ना एक एक्सट्रीम लेवल पे जाके जी जी। एक ख़ास हदफ को हासिल करने के लिए कि कोई इस तरह का मामला को बन जाए जिससे आइस मेल्ट हो कम अज़ कम, हाँ जी। या कोई मुज़ाकरात की तरफ बात बने। तो मुझे लगता है कि एक रद्द-ए-अमल तो उसका भी है जो कल की सिचुएशन से डेवलप हुई है। और फिर एक मेरा ख्याल है जो एक सफारती सतह के ऊपर जो राब्ते हैं तहरीक इंसाफ के अपने मुकदमे को लेकर, अपना जो एक सियासी उनका एक है नुक्ता नज़र, उसको लेकर मुझे लगता है कि उसका भी एक डिस्प्लेजर है। इस सब को लेकर कल की सिचुएशन डेवलप हुई और जो अब तहरीक इंसाफ की तरफ से जो एक रद्द-ए-अमल है, जी। मैं तो सच्ची बात है इससे कम एक्सपेक्ट कर रहा था। अच्छा। मेरा ख्याल था कि काफ़ी अपोलोजेटिक होगा, लेकिन कल से तहरीक इंसाफ का अपना ट्विटर हैंडल भी हो गया, बानी PTI का ट्विटर हैंडल भी, असद कैसर साहब की बात असद कैसर साहब का लबो लहजा भी वो भी वैसा ही था। वहाँ से भी बड़ी तबाहकुन बॉलिंग होती रही है। लेकिन तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं उनकी तरफ से जो आज बात आई है कि फ़ौज भी हमारी है, जी जी बिल्कुल, और ऐसा कोई तनाज़ा भी नहीं चाहते, तो बहरहाल ये भी एक बेहतर सूरत हाल है और ये एक बेहतर नुक्ता नज़र है। और दर हकीकत यही अच्छा नुक्ता नज़र है तमाम सियासी जमातों का, चूँकि सियासी जमातें जो होती हैं उनकी जो उठान होती है, उनका जो डिसिप्लिन होता है या जो उनके वर्कर होते हैं, वो इसलिए नहीं तैयार किए जाते कि उन्होंने इस तरह की जो अफवाज या इस तरह की जो मुनज़्ज़म रियासत का एक सेक्शन जो होता है उसके साथ कोई महाजराई करनी है या लड़ाई करनी है। और फौजें जो हैं उनको भी, एस्टेब्लिशमेंट भी इसलिए नहीं मुनज़्ज़म होती कि उनका मुकाबला भी किसी ऐसे सियासी फरीक से होता है। ठीक हो गया। तो ये जल्द या बदेर हमें या हमारी क़यादत को
इस अंडरस्टैंडिंग पे आना पड़ेगा कि पॉलिटिकल फोर्सेस ने बहरहाल पॉलिटिकल फोर्सेस को एंगेज करना है, उनसे बात करनी है, एक दूसरे से स्पेस लेनी है या एक दूसरे को जिस तरह वो स्पेस को माइनस करती हैं। इस मुद्दे से जितना जल्दी बेहतर होगा उतना हमारे लिए, अगर स्टैब्लिशमेंट और सियासी जमातें दूर हो जाएं। ठीक है। अच्छा नुखैस साहब, आपने एक शो में ये बात की थी कि पीटीआई के लोग खुद नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हों। आज का जो हम रिस्पांस देख रहे हैं उससे तो वाकई आपकी बात जो है वो सही साबित हो रही है कि ये लोग चाहते नहीं है कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएं। अगर उसके ऑपोजिट हम बानी पीटीआई का रवैया देख लें तो वो कदरे बहुत ज़्यादा बेहतर हमें नज़र आ रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? अभी भी आप उसी बात पे कायम है? और असद कैसर साहब की बात पे भी मैं आपका रिस्पांस चाहना चाहूँगी। उन्होंने अपने बाप से भी कभी माफ़ी नहीं मांगी। असल में आज मेरे खिलाफ खुद बहुत बड़ी साजिश हुई है। अच्छा। प्रोग्राम से पहले अबू बकर साहब ने मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाई ठंडी। अच्छा। और मैं वैसे पीता नहीं हूँ, ये जानबूझ के ताकि आप बहस ना कर सकें। इन्होंने मुझे कोल्ड ड्रिंक पिला दी। अच्छा, मैं समझा कि बड़े मुखलिस हैं और इन्हें मेरा ख्याल है कि आज जरा गर्मी भी ज़्यादा है तो चले पी लेते हैं। मैंने पी ली और उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि इन्होंने मेरी आवाज़ बंद करने के लिए और इन्होंने मुझे ये पिलाई है। इसलिए मैं जहाँ मेरी आवाज़ हल्की होगी उसका जिम्मेदार अबू बकर साहब। आर्टिकल 19 में जो पाबंदियां हैं आज़ादी के साथ साथ, उन पाबंदियों का तो आप खास ख्याल रखते हैं, तो आपका हमने गला क्यों बंद करना है? आपका हम गला तो नहीं घोंट सकते सर? आप बस घोंट नहीं सकते, आप गला बंद कर सकते। बंद करने की आवाज़ की बात है, आवाज़ की बात है ना। जी जी। अच्छा, ये सुमेरा जो आपने बात की ना, मुझे कल भी खोसा साहब बात कर रहे थे और आज उमर अयूब साहब ने कह दिया कि जी वो 50 पुलिस वाले नहीं आ सकते थे रोकने के लिए। जी जी। अगर वो आ गए होते तो आज हम सानिया मॉडल टाउन की तरह डिस्कस कर रहे होते कि हाय हाय देखे अब बंदे मार दिए उन्होंने। क्या सबूत था उनके पास कि ये बंदे क्या करने आते? बिल्कुल ऐसे। कोई भी रियासती इदारा, आज आपने देखा होगा जो वकला वाला भी मामला हुआ है, उसमें भी पुलिस को हिदायत की गई कि आपने असले का इस्तेमाल नहीं करना। बिल्कुल। खास तौर पे आजकल ऐसे मामलात में पुलिस से असला ले लिया जाता है। सीएम पंजाब ने एक्स पे लिखा, उन्होंने कहा कि आप अच्छा क्यों ले लिया जाता है कि भाई मॉब के से नहीं लड़ना, मॉब से तो पुलिस वगैरह, ये आपका क्या ख्याल है कि मॉब को मारती हैं? ये आर्मी वहां पे मौजूद होती और इतना लोगों का हजूम आ रहा था, आर्मी उनको मारती, उनको रोकती? पहले बात तो ये कि जो चंद लोग आते, वो आपने देखा नहीं था, आपने तो पता नहीं ये सीन यहाँ पे दिखाया भी है कि नहीं, कि जो फौज की गाड़ियां जा रही थी उसके पीछे इन्होंने कैसे पत्थर मारे, तो वहां पे जो सामने आ जाते उसका मतलब ये था कि उनको चारा बना दिया जाता और उनसे कहा जाता कि आपने इनको कुछ नहीं कहना। ऐसा नहीं होता। बिल्कुल सही। दूसरी बात, जब हम कहते हैं कि माफी तलाफी होनी चाहिए तो पहले तो ये तयन होना चाहिए ना किसकी गलती है। माफी तो तब बनती है ना कि किसका कसूर है, हुआ क्या है। मैं आपको बताता हूँ। असल में हमारे जो पीटीआई के दोस्त हैं उनको आदत पड़ी हुई थी 2014 के धरने से कि वो जहां मर्जी घुस सकते हैं, वो डी चौक भी जा सकते हैं, वो क्या हमारा रेड जोन में भी जा सकते हैं, वो 3 माह का धरना भी दे सकते हैं, वो वहां गाड़ियों को आग भी लगा सकते हैं, वो पुलिस वालों को मार भी सकते हैं। लिहाजा उनकी ये आदत पक्की होती गई। फिर उसके बाद लॉन्ग मार्च हुआ, लॉन्ग मार्च में वो गए, उन्होंने इस्लामाबाद में दरख्तों को आग लगा दी। एक दिन पकड़े जाते थे, अगले दिन जमानत हो जाती थी। आहिस्ता 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 हौसला बढ़ता रहा। इसी बढ़े हुए हौसले ने उनको ये तकवीयत दी कि यही काम हम फौज के साथ कर लेते हैं। ये कोई समझाने वाला नहीं था कि यहाँ नहीं ये काम करना। ठीक है। ये वो नहीं है जिस तरह आप पुलिस पे चढ़ दौड़ते हैं, पेट्रोल बम दे मारे, उनके डीआईजी की आंख फोड़ दी, यहाँ ये काम नहीं होगा। इसमें बानी पीटीआई का भी कसूर है, हम कह सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ। तो उन्होंने तो सारा सुमेरा उनको तैयार किया, उनकी तकरीरें सुन लें, उनके जज्बात सुन लें। क्यों उन्होंने अपने वर्कर्स को कहा कि जमान पार्क में आप जमा हो जाएं? क्यों उन्होंने उनको कहा? ये सामने जो तकरीरें आ रही हैं इनमें उनके बयानात में ये भी शामिल है कि उन्होंने कहा है कि फलां जगह पे आ जाए, फलां जगह पे आ जाए, फलां जगह पे आ जाए। लिहाजा ये सारा जो प्रवोक किया उन्होंने अपने वर्कर्स को, सिर्फ उनको वो अपने पसंद हैं वर्कर्स जो गालियां निकालते हो, जो अग्रेसिव, जो जलाओ घिराओ और ये करे ना, ये वर्कर्स उन्हें बड़े पसंद है। ठीक है। उनका जो भांजा है, मुझे तो वैसे तरस आता है हफीजुल्लाह न्याजी साहब पे, लेकिन बाप है क्या वो, मैं अब क्या कहूँ उस बच्चे के बारे में, हसन न्याजी के बारे में। लेकिन ये सारी सूरत हाल तो ये तो पता चल रहा था ये होगा। क्या जुमला कहा जा रहा था? इमरान खान हमारी रेड लाइन है, ये कहा गया। क्या मतलब है इसका? इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये भी कहा गया।
نہیں عمران خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں، آج انہوں نے یہ بات کی ہے خان صاحب نے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے تو اس وقت پتا چلا 9 مئی کے واقعے کا جب میں سپریم کورٹ میں تھا. ہاں یہ تو شہباز شریف بھی یہی کہتے ہیں کہ مجھے ماڈل ٹاؤن کا اس وقت پتا چلا تھا جب میں ٹی وی دیکھ رہا تھا. ان کو اس سے بری ذمہ قرار دیتے ہیں. پوری پارٹی کا جو لیڈر ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں مجھے تو وہاں سے پتا چلا اور میں اس کے حق میں نہیں تھا. دوسری بات سمیرا، یہ جو سارے اس سے پہلے کے ذرا سینیریو دیکھیں آپ کو سمجھ آئے گی. 14 کا دھرنا ہو رہا ہے، بجلی کے بل جلا دیں، کسی کو وہ سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دیں، آپ نے وہ نہیں بھرنے، ٹیکس نہیں بھرنے، IMF جو ہے اسے ہم کہہ رہے ہیں کہ قرضہ نہ دے. یہ ساری صورتحال آپ اپنے ورکر کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ کلیئر کیا نا کہ ہم کو یاد دہانی کرائی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے. میں نے آپ کو اچھا سنیں، یہ اب ذرا تھوڑی سی تفصیل سنیں. یہ ساری صورتحال جب ہوئی اور اس کے بعد آپ ان پہ الزام لگا رہے ہیں، اسی فوج پہ آپ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے فالس فلیگ آپریشن کیا، یعنی انہوں نے جعلی سے بندے داخل کیے جنہوں نے آپ کے معصوم بھولے بھالے بندوں کو اکسایا، اور وہ معصوم بھولے بھالے بندے وہ جا کے انہوں نے آگ لگا دی جہاں جا. یہ 9 مئی جو ہوا ہے صرف لاہور میں نہیں ہوا. ہمیں صرف لاہور ہی نظر آتا ہے کہ لاہور میں انہوں نے جناح ہاؤس کو آگ لگا دی یا کور کمانڈر ہاؤس کو. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ جتنا اس کو سیریس لے رہی ہے نا آرمی، PTI اتنا ہی اس کو ہلکا لے رہی ہے. یہ گویا یہ تو کوئی بات نہیں، چند جگہ پہ آگ لگا دی گئی نا. یہ آگ لگی ہوتی سمیرا زمان پارک میں، زمان پارک کے گھر میں خان صاحب آج بنی گالا میں کوئی آگ لگا جائے تو عمارت ہے نا، اس پہ ذرا ورکر کا رسپانس دیکھیے گا. آپ ایک پورے ادارے کو جا کے اس طرح سے تھریٹ کر دیں. اور اس دن میں نے کل بھی بتایا کہ ان کے جو یوٹیوبرز تھے وہ بیٹھ کے بتا رہے تھے کہ فلاں جگہ جائیں، فلاں جگہ جائیں. یہ جو کہتے ہیں نا جی وہ نقاب پہنے جو سادہ لباس میں تھے، ان کا پتہ کرایا جائے وہ کون تھے. وہ نقاب پہنے تو آپ کے لوگ نہیں ہو سکتے، اور وہ نقاب پہنے ماشاءاللہ آپ کو بتا رہے تھے کہ ادھر آ جائیں. خود فوج نے احتساب کیا اپنا، ٹھیک ہو گیا، انہوں نے اپنے لوگوں کو سزائیں دی ہیں جو اس میں انوالو تھے. تو آپ کو خواب آ گیا. یہ تو بڑی آسان بات ہے کہ کسی بھی صورتحال میں آپ کہیں کہ جی یہ تو ہم نے تو نہیں کیا، یہ تو انہوں نے کروایا. اس سے اچھا بہانہ کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. اچھا یعنی یہ آپ جا کے دیکھیں جیلوں میں جو قتل کے قیدی بیٹھے ہوئے نا، شاید ہی کو ملے جو کہے میں نے کیا قتل، سارے یہی کہیں گے ہمیں پھنسایا گیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا ابوبکر صاحب، رؤوف حسن صاحب نے بڑے سخت الفاظ کا استعمال کیا ہے. انہوں نے جو ہے وہ پہلی بات انہوں نے یہ کہ PTI انتشار پارٹی نہیں ہے، انتشاری ٹولے کا لفظ استعمال کیا. دوسری لائن انہوں نے بڑی سخت، انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں اس وقت ایک طبقہ قابض ہے اور اسٹیبلشمنٹ اس کا حصہ ہے. مطلب ایک طرف سے آپ سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ آپ سے اگر غلطی ہو گئی ہے تو آپ بیٹھ کے معذرت کر لیں یا اپنا تھوڑا لہجہ جو ہے وہ دھیما کر لیں، لیکن دوسری طرف سے جو ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، غصہ بھی بڑھتا جا رہا ہے اور ریزسٹنس جو ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے. دیکھیں آپ درست نشاندہی کر رہی ہیں. سیاستدان کو جو ہے وہ نرم مزاج بھی ہونا چاہیے، ڈائلاگ کی طرف بھی آنا چاہیے، اپنا نقطہ نظر بھی کہنا چاہیے، اور اپنی جس بات پہ اعتراض ہے اس پہ اعتراض بھی اسے اٹھانا چاہیے. اور پالیٹکس در حقیقت ہے بھی اسی چیز کے آرٹ کا نام کہ جب آپ بند گلی میں ہوتے ہیں وہاں سے کوئی راستہ نکالتے ہیں، اپنے لیے کوئی سپیس ڈھونڈتے ہیں. تو میں نے پہلے بھی جب آپ سے بات کی ہے تو یہی کہا ہے کہ کل سے جو رد عمل آیا ہے ان کی پوری پارٹی کا، وہ تو یہی ہے کہ جس طرح کا لب و لہجہ اور جس طرح معافی مانگنے کی بات کی گئی، انتشاری ٹولہ کہا گیا. دیکھیں میرا خیال ہے وہاں سے بھی ذرا تھوڑا سا غصے کا زیادہ اظہار ہو گیا ہے، چونکہ غصہ بنتا ہے وہاں پہ. لیکن اب 1 سال ہو چکا ہے اور جو لوگ پکڑے بھی گئے ہیں ان میں سے کچھ کو سزائیں بھی ہو گئیں، کچھ کو ہو رہی ہیں، کچھ کو ہو جائیں گی، کچھ بے گناہ ہو کر چھوٹ جائیں گے. ابوبکر صاحب غصہ صرف 9 مئی کا نہیں ہے، غصہ جو یوٹیوب پہ ہو رہا ہے، جو سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے. نہیں دیکھیں بات سنیں، دیکھیں ڈیجیٹل لینڈسکیپ پہ جو ہو رہا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کارکنانی ہوں، کسی ایک خاص جماعت کے ہوں، عام پاکستانی بھی ہیں. اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو اس ساری صورتحال سے ناخوش ہیں. اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سسٹم سے ناراض ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دہائیوں سے محرومی جو ہے پوری سماج کی یا پاکستانی پالیٹکس کی جو صورتحال ہے، آپ اس میں ججمنٹل نہیں ہو سکتے کہ جو بھی بندہ اختلاف رائے کا اظہار کر رہا ہے وہ صرف عمران خان سے جڑا ہوا ہے تو اس پوری ویب سائٹ کو یا ایک سیکشن کو ہی بند کر دیا جائے تو یہ بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. چونکہ آپ آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے یا پرنٹ میڈیا کی سچویشن پہ چلے جائیں تو آپ وقت کا دھارا یا آپ اس پہیے کو الٹا تو نہیں گھما سکتے نا. پاکستان آئسولیشن میں بھی نہیں رہتا. تو آپ کو اس ساری صورتحال کا حال ڈھونڈنا ہے حکمت کے ساتھ، ڈائلاگ کے ساتھ، انگیجمنٹ کر کے، سیاسی جماعتوں کے ساتھ اپنا نقطہ نظر بھی رکھ کے. دیکھیں نا، اب اگر خالی ہم اس ڈیجیٹل کی بات کر لیں، نخیز صاحب کا نقطہ نظر جزوی طور پر میں درست بھی مانتا ہوں،
لیکن اس کو اگر کلی طور پر مکمل طور پر درست مان لیں اور اس کا شٹ ڈاؤن کر دیا جائے تو اس کا جو پاکستان کو نقصان ہو جائے گا ایز اے سوسائٹی، میں اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ابو بکر صاحب ایک دیکھیں لائن بول لوں، اکانومی کی ڈیجیٹلائزیشن اجازت سے ایک لائن بول لوں۔ جی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سوشل میڈیا بند کر دیں، نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فوج میں آپ کہہ رہے ہیں ناراضگی 1 سال ہو گیا کیوں نہیں ختم ہو رہی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیجیٹل پہ جو فوج کے خلاف جو کچھ بولا جا رہا ہے اس پہ آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو 1-2 سال سے صورتحال چل رہی ہے یہ اب عام صورتحال سے نکل کر ایک اینیموسٹی کی طرف چلی گئی ہے، اس کو بہرحال ڈی ایسکیلیٹ تو کرنا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ بات کرے کہ جی اس کو ختم کر دیں، آگے بڑھیں، اور اس پر یہی بات کی جائے کہ جی غصہ بہت ہے اور ایک ظلم عظیم ہو گیا ہے یار، اب کیا کیا جائے، اب تھوڑا سا جو سزا دینی تھی دے دی ہے، کچھ کو مل جائے گی کچھ کو دے دیں، اب آگے تو بڑھنے دیں۔ اب قوموں کا تو ایک دن قیمتی ہوتا ہے، ایک دن کی جو ہڑتال ہوتی ہے وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے کیا ہی نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے کیا ہی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے وہ کہہ رہے ہیں جو الزام لگا رہے ہیں انہوں نے کیا۔ ایک تنازع کی صورتحال ہے تو اس سے اب نکلنا کیسے ہے؟ کیا ہمارے درمیان اس ملک کے ایک وائبرنٹ سا معاشرہ ہے، دنیا کی 5ویں بڑی آبادی ہے، کیا ہمارے فیصلے اب پریس کانفرنسز یا جوابی پریس کانفرنسز میں ہوں گے؟ نہیں ہوں گے نا، اس کے لیے ایک سسٹم بنا ہوا ہے، عدالتی نظام ہے، اس کے لیے انویسٹیگیشن ہے، اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بن جائے۔ کل جو جوڈیشل کمیشن کی بات ہوئی ہے، آج جو جیل سے اس کے اوپر رد عمل آیا انہوں نے کہا میں تیار ہوں، آپ 2014 بھی کر لیں، میں اس کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گا، تو اس پہ کوئی ٹیو آرز بنا لیں، کوئی میچور بات کر لیں، اور اس میں مدعا جس کے اوپر بھی پڑتا ہو، جو ذمہ دار جتنا ہو وہ اتنا بوجھ بھی اٹھا لے، اتنی معافی بھی مانگ لے، اتنا ہنس کے ایک دوسرے سے ہاتھ بھی ملا لے، اتنی آسانی اور پاکستان کی پالیٹکس کہہ دیا ہے گویا وہ مان لیں گے، گویا وہ پہلے بھی مانتے آئے ہیں ایسی بات نہیں سر۔ بات یہ ہے کہ اب اس سٹیلمنٹ سے آگے بڑھنا کیسے ہے؟ ہاں میں بتاتا ہوں، بند گلی میں رہنا ہے اور دیوار کے ساتھ سر ٹکرانے یا آگے بڑھنا ہے؟ اس بات کا آج کا جو رسپانس ہے نا پاکستان تحریک انصاف کا، اس سے پتا چلنا تھا ہمیں دیکھیں ریسپانس کی جو بات ہے، یہ بہترین جملہ کہا، یہ کہنا کہ جی فوجی عدالتیں کیوں قائم ہیں، یہ فیصلے کہاں سے ہوئے ہیں؟ یہ خان صاحب نہیں ان فیصلوں میں انوالو، بالکل فوجی عدالتیں ہونی چاہیے، اور ان بیانات موجود ہیں مراد سعید کے فوجی عدالتیں ہوتی ہیں تو وہ یوں کرتی ہیں، ان کے وزراء کے بیانات موجود ہیں، وہ سب بھول جائیں، اس وقت یہ ان کے حق میں تھے۔ اور فوجی عدالتیں جو ہوتی ہیں کوئی اللہ معاف کرے کہ وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہوتی، وہ ذرا سپیڈی کام ہوتا ہے وہاں پہ، اور جس ادارے پہ حملہ ہوا ہے سویلین، کوئی بھی سویلین بھی اگر حملہ کرے گا اس ادارے پہ تو اس پہ کورٹ مارشل ہوگا۔ یہ عدالتیں اس طرح سے نہیں ہیں کہ ڈیلی وہاں پہ کیسز لگتے ہیں، یہ کورٹ مارشل ہوتا ہے۔ سویلین وہاں پہ حملہ کر رہے ہیں تو وہ ٹیررسٹ وہ کہلائیں گے، ملیٹنٹس کہلائیں گے۔ بالکل صحیح ہے، ان پہ کیس بھی اسی طرح کے چلیں گے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر آپ۔ آگے بڑھتے ہیں، شیر افضل مروت صاحب کی ہم بات کرتے ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے چیئرمین پی اے سی کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر ہم دیکھ رہے تھے کہ شیر افضل مروت صاحب کو اگر آپ لائن پہ لے لیں کوئی طریقہ، ٹھیک ہے سر، پہلے شکیل صاحب سے کہیں، ان کا فون بند ہے، شکیل صاحب کہہ رہے ہیں ان کا فون بند ہے۔ نہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ میں نے اب کچھ عرصہ میڈیا سے دور رہنا ہے۔ جی جی بالکل، یہ ساری بات انہوں نے کہا میں آرام پہ جا رہا ہوں، دوستوں سے تو دور نہیں نہ رہنا، اس پہ ہمارے تو وہ دوست ہیں تو ان سے اس پہ ہم ایک پیکج دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم جب واپس آتے ہیں پھر اس کے اوپر ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ ابو بکر صاحب کی بات بھی ٹھیک ہے، اس لیے انہوں نے اپنا فون بند کر دیا۔ جی سعودی سفیر نے خان صاحب کو اطلاع دی ہے کیونکہ سعودی حکومت کو میرے نام پہ ریزرویشنز ہیں، تو شفیع فراز صاحب نے یہ فریضہ ادا کیا اور آگے جا کے یہ اطلاع دی۔ مجھے علم نہیں تھا یہ سعودی سفیر کا، اور کہاں میں خان کے لیے اتنے مسئلے کھڑا کرنا چاہتا تھا۔ 90% جھوٹ بولا جاتا ہے، خان بیچارے کو کچھ علم نہیں ہے باہر کیا ہو رہا ہے۔ میں سعودی سفیر کی اس مطالبے کے بعد خود ہی والنٹیرلی سرداری کا اعلان کرتا ہوں، اور میری عادت ہی نہیں ہے یہ سازشیں کرنے، یہ ایک دوسرے کی لاتیں کھینچنے کا۔ جی ابو بکر صاحب، سب سے بڑی بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو انہوں نے سعودی عرب کی بات کی تھی کہ بانی پی ٹی آئی کو ہٹانے میں جس طرح وہ امریکہ کی بات کر رہے تھے، بیرونی سازش، اس میں سعودی عرب بھی شامل تھا، یہ بات آپ کو یاد ہوگا مروت صاحب نے کی تھی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مین اس کو ریزن بنایا گیا، ٹھیک ہے ریزن بنائی گئی ہے، لیکن بانی پی ٹی آئی کا بھی کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے نا۔ وہ اپنا اتنا ان کا ووکل کارکن ہے، اس کو اپنے پاس بلاتے، اس کو طریقے سے سمجھاتے کہ بھی میرے اوپر یہ پریشر ہے پارٹی کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے یا جہاں سے بھی پریشر آ رہا ہے، تو سمجھاتے تو یہ پریس کانفرنس کرنے کی نوبت نہ آتی آج انہوں نے کی ہے۔ دیکھیں ہم اس موضوع کے اوپر بات کرتے رہے ہیں، کل بھی کی ہے۔ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں ان کا ماشاءاللہ مزاج ایسا ہے کہ وہ پارٹی کے ڈسپلن کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ایک تو سب سے بڑی چارج شیٹ
पार्टी के अंदर उनकी ये है। वो क्राउड पुलर हैं, क्राउड में और आम जो वर्कर है पीटीआई का वो उसके साथ तो रेजोनेट करते हैं, लेकिन पार्टी या पार्टी की दीगर क़यादत जो है वो कुछ फैसले होते हैं, कुछ एक पार्टी डिसिप्लिन होता है। आप मरकजी सतह के लीडर हैं, तो जब आप लूज माउथ होकर कुछ स्टेटमेंट देंगे या इस तरह की बात करेंगे तो उससे फिर सिचुएशन तो खराब होगी। ठीक है। जब इन्हें चेयरमैन पीएसी बनाया गया या उसका के लिए नामजद किया गया, जी, जी। तो उस वक्त उन्होंने ये फॉरेन पॉलिसी के ऊपर ऐसी स्टेटमेंट तो नहीं दी थी। ये जो उन्होंने हमारे जो ब्रादर मुल्क हैं सऊदी अरेबिया, जी, जी। इस वक्त भी मुश्किल हालात में जैसे उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में तो कोई सियासत की मामूली समझ बूझ रखने वाला शख्स जो है वो भी शायद ऐसी स्टेटमेंट ना दे। अगर इस फैसले के रिवर्स करने में या रिविजिट करने में अगर यही एक नुक्ता है तो मैं समझता हूँ ये बड़ा मेच्योरिटी का साइन है। अगर इसको जहन में रख के बानी चेयरमैन पीटीआई जो हैं उन्होंने इसे रिवर्स किया है, रिविजिट किया है, रीथिंक किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन जिस तरह से उनको ये बहुत अच्छी बात है, जिस तरह से हैंडल किया मरवत नहीं साहब हैंडल जिस तरह की असल में देखें ना, पार्टी के मामलात में खराबी बहुत ज्यादा वो खुद भी करते हैं, डिसिप्लिन के पाबंद नहीं होते। बिल्कुल सही। जो मरकजी सतह के लीडर हैं उनको वो आड़े हाथों लेते हैं, बिल्कुल, और फिर बाद में बयानात वापस भी लेते हैं, माफिया भी मांग लेते हैं। तो इससे आप क़यादत की जो टीयर्स होते हैं उसमें आप ग्रो तो नहीं करते। ठीक है। अब कल भी उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, आज भी वो कहते हैं मुझे सुप्रीटेंडेंट साहब ने बुलाया, ठीक है, लेकिन बार बार इंतजार कराया, बात नहीं हुई। हाँ जी। आज तो बराह रास्त उन्होंने शिबली फराज हो गए, उमर अयूब का शोएब नाम शाहीन हो गए, उमर अयूब का नाम लिया। फिर उन्होंने कहा जी इससे पहले जब उमैर नियाजी थे तो ऐसी कोई खराबी नहीं थी। अब जो हिदायत आती हैं शायद दूसरे लफ्जों में वो मैनिपुलेटेड होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि जिस कियास से ये पार्टी इस वक्त गुजर रही है बिल्कुल उसमें चंद हफ्तों से ज्यादा बल्कि चंद महीनों के लिए इन्हें एक हाइबरनेशन में चले जाना चाहिए। ये रेस्ट करें। इन्होंने तहरीक चला ली, इलेक्शन हो गए, एमएनए बन गए, ठीक है, अब थोड़ा रेस्ट करें, कानून साजी करें, इन मामलात पे तवज्जो दें। ठीक हो, पार्टी को जरूरत पड़ेगी तो पार्टी उनको दोबारा बुला लेगी। बिल्कुल सही है। नुखैस साहब, आपके जो दोस्त हैं शेर अफजल मरवत साहब, इसके बारे में आपसे कमेंट लूंगी, लेकिन यहाँ पर मुझे एक ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नुखैस साहब, शेर अफजल मरवत ने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। आज ज़ाहिर है वो बड़े रंजीदा थे और वो बड़े दुखी भी थे। आज उन्होंने कहा कि मैंने इस पार्टी की बागडोर उस वक्त संभाली जब ये पार्टी एक मुर्दा घोड़ा थी, और मैंने पूरे मुल्क में जितने भी हलके थे उन हलकों में भी गया, मैंने मामलात को ठीक किया। फिर 8 फरवरी आया तो उससे पहले ये सब लोग निकल के आ गए, और जितने भी उन्होंने उमर अयूब साहब हैं, शोएब शाहीन है, फिर इसके अलावा शिबली फराज पे उन्होंने बड़े तनकीद के नश्तर बरसाए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सुमेरा, नो डाउट शेर अफजल मरवत साहब जो हैं इन्होंने 9 मई के वाक़े के बाद पार्टी के मुर्दा घोड़े में जान डाली, और कभी कभी मुझे लगता है कि ये अपनी पार्टी के वो हैं, वो क्या, जावेद हाशमी, ये अपनी पार्टी के जावेद हाशमी बन गए हैं। वो भी बड़े बागी हो गए और वो भी पार्टी को कबूल नहीं, जिस तरह से वो बोलते हैं। अच्छा, ये पार्टी के खिलाफ तो कभी नहीं बोले। जी जी बिल्कुल, पार्टी के खिलाफ तो उनकी लाइन तो वही है जो पीटीआई की लाइन है, बिल्कुल ऐसी बात है ना। वो तो ये कहते हैं कि पार्टी को हाईजैक किया गया, और मैं इसमें बताऊं इसमें सच्चाई है जी। मैं इस मामले में मैं उनके नजरिए से इख्तलाफ करने के बावजूद उनके दावे को मैं सच कह रहा हूँ। शेर अफजल मरवत साहब सही कह रहे हैं। उसकी वजह यह है, और ये जो बात फैलाई गई ना कि वो जो बरादर इस्लामी मुल्क वाला जो बयान था और जो सारा बिलफर्ज, मैं मानता हूँ ये हुई भी है बात, आज मुझे भी पता चला जी जी ये बात हुई है और इसको बुनियाद बनाया गया, लेकिन इसको बुनियाद बना के मुझे बताएं कि क्या पीटीआई नून लीग की बात मान के अपना फैसला तब्दील कर सकती है? नहीं कर सकती ना। नहीं कर सकती। लेकिन पीटीआई की कोर कमेटी को ये वाला पॉइंट इतना पसंद आया क्योंकि इस पॉइंट के नतीजे में शेर अफजल मरवत आउट हो रहे थे, पीएससी से निकल रहे थे, ठीक हो गया। लिहाजा उन्होंने इस पॉइंट को और हवा दी और आगे तक बात पहुंचाई कि जी ये कुछ हो रहा है। ठीक है, ना रखें मरवत साहब को, ना रखें, लेकिन आप बात सुने उस दौर में जब वो सही कह रहे हैं, जब सारे 9 मई के केसेस में लोग फरार थे, शेर अफजल मरवत नाम का एक बंदा आता है और उसको कोई पता नहीं कि उसको मार पड़नी है, पकड़ लिया जाएगा, जेल भी गए हैं, हवालात में भी रहे हैं, बिल्कुल पकड़े भी जाते रहे हैं, गिरफ्तार हो जाते थे, यहाँ पंजाब में भी हुए, ऐसा ही है। और उन्होंने वो जो मैं देखता था उस वक्त जो पीटीआई के हमारे दोस्त थे, वो उन्होंने शुक्र अदा किया कि कोई बंदा निकला है। सही बात है, किसी बंदे ने को थोड़ा सा तेल तो डाला है ना पार्टी में कि चले यार शुरू तो हो। लेकिन
उनके साथ जो सलूक हो रहा है ये गलत है। ठीक है। महज इस वजह से कि वो ये कह रहे हैं कि मुझे, वो तो मैंने कल भी बताया था, वो ये नहीं कह रहे कि पीएसी के लिए, पीएसी का चेयरमैन मुझे होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। वो ये कह रहे हैं मेरा नाम दिया था। हाँ तो खान साहब से मिल लेने दो, मिलने तो देना। खान साहब से मिलने में खान साहब ने इनकार नहीं किया। हाँ जी, खान, आपको पता ना जी, वो एक कमेटी है उनकी जो तय करती है किसने मिलना है किसने नहीं मिलना। उन्होंने कहा जी खान साहब ने आपसे नहीं मिलना। वो खुद कह रहे हैं कि मेरी मीटिंग स्केड्यूल थी उनके तो साथ। इसका मतलब ये, और क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि खान साहब जो हैं वो कहें कि मैंने शेर अफजल मरवत से नहीं मिलना, उस बंदे से नहीं मिलना जो जेल में ये थे और वो उनके लिए मुहिम चला रहे थे? बिल्कुल। इज इट पॉसिबल? लिहाजा पार्टी के अंदर ना सुमेरा, मैंने पहले भी बताया था, 1 2 3 नहीं 4 5 6 ग्रुप बन चुके हैं। उन ग्रुप्स को ये सूट करता है कि खान साहब जेल में रहे, क्योंकि खान साहब अगर बाहर आ गए ना तो फिर उनको भी पता है कि इनकी किसी ने नहीं सुननी। लिहाजा अभी तक के जो सारे मामला हैं वो ये ग्रुप्स चला रहे हैं और इनकी शदीद ख्वाहिश है कि वो अंदर रहें और ये इसी तरह से मामला चलाते रहे, लेकिन इसका शदीद नुकसान हो रहा है पार्टी को। हो रहा है। अबू बकर साहब, आप इत्तेफाक करते हैं कि ये जो टोला है या जो ग्रुप्स बन चुके हैं ये चाहते हैं कि खान साहब अंदर ही रहें और ये लोग इसको टेक ओवर कर लें पार्टी को? देखिए, ये तो एक परसेप्शन का मामला है। बहुत सारे लोग जो तहरीक इंसाफ की अपना हिकमत अमली जो है या उसकी सफ़ों में जो लोग खामियां ढूंढते हैं, उन्हें तो लगता है कि शायद यही सूरत हाल है। और जो लोग इस वक्त पार्टी को जिंदा रखे हुए हैं, चला रहे हैं, पार्लियामेंट में हैं, इलेक्शन लड़के हैं, शायद वो ये भी चाहते हैं कि इमरान खान साहब जेल के अंदर रहें। सही। लेकिन मेरा ख्याल है ये तहरीक इंसाफ के अंदर कोई भी आदमी किसी भी सतह पर है, वो इस बात को समझता है कि ये जो वोट और सपोर्ट है या जो पॉलिटिकल सरफेस के ऊपर ये जिस तरह से उनकी पार्टी इतनी बड़ी रेजिस्टेंस उसने कर दी है, इतने बड़े सलूक के, इतने बुरे सलूक के बाद भी अगर वो जिंदा है वो पार्टी, तो ये बानी पीटीआई की एक अट्रैक्शन है लोगों में, जो भी आपको कह इसमें कोई शक नहीं। दूसरा मेरा ख्याल है ये जो एक बात है पीएमएलएन की सफ़ों से आने वाली जो स्पीकर साहब की तरफ से थी कि जी इस ओहदे के लिए कोई मौजू आदमी होना चाहिए, कोई मैच्योर होना चाहिए, तो ये बात मुझे दुरुस्त लगती है, क्योंकि चेयरमैन पीएसी जो होता है वो एक रवायत है कि वो अपोजिशन को दिया जाता है। आईनी तौर पर ऐसा नहीं होता। हुकूमत चाहे तो किसी और पार्लिमानी जमात को या अपने किसी हामी जमात को भी। अबू बकर साहब ने कहा कि वो लूज माउथ है, ये चेयरमैन लूज माउथ तो वो भी हैं, चेयरमैन पीएसी बना वजीर आला वहां के। ठीक हो गया सर, हम अगला टॉपिक अबू बकर साहब डिस्कस कर लेते हैं। बड़ा ही अहम टॉपिक है। लाहौर में आज हमने देखा कि पुलिस और वकला जो है वो आमने सामने आ गए, उन पे शेलिंग की गई और जो है वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लोग ज़ख्मी भी हुए उसमें। उनका एहतजाज क्या था, वो किस लिए सड़कों पर थे, उसके ऊपर हमने एक पैकेज बनाया, पैकेज देख के वापस आते हुए डिस्कस करते हैं। अबू बकर साहब, ये जो आज एहतजाज किया गया जीपीओ चौक में वकला की तरफ से, सिविल अदालतों की मुंतकली और वकला पर जो दहशतगर्दी के मुकदमात हैं उसके खिलाफ वकला जो है वो एहतजाज कर रहे थे, लेकिन पुलिस की तरफ से बड़ी सख्ती से उनको डील किया गया और इसी रीज़न पे उन्होंने कल जो है वो तमाम जो बार्स हैं वो बंद करने का उन्होंने इंदिया दे दिया है। कल मुल्कीर हड़ताल होगी वकला की तरफ से। तो इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं? क्या इसको इस तरह से हैंडल करना चाहिए था? देखिए जी, कोई भी ऐसा एहतजाज जो हो और अगर वो पुरअमन हो तो उसके ऊपर इस तरह ताकत का जो इस्तेमाल है वो बज़ाहिर तो समझ नहीं आता। लेकिन चूँकि वकला जो हैं माशाल्लाह ये हाई कोर्ट से निकले हैं और वकला की जो अपनी बॉडी लैंग्वेज होती है, जो लोग लाहौर के रिहायशी हैं जब ये माल रोड पे निकलते हैं तो माशाल्लाह इनको भी संभालना बहुत मुश्किल होता है, इनका भी रवैया आसमान के ऊपर होता है। ये जो मौजूदा ये जो आज हमने देखा है, ये जो कुछ हुआ है हाई कोर्ट चौक में, ये कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है। ये उनके अपने जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं उनकी जो सिविल अदालतों की जो मुंतकली के फैसले हैं या कोई इंतज़ामी जो तब्दीलियाँ हैं उनको लेकर हैं और ये उनको चैलेंज कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये जो बेंच और बार के दरमियान ये जो तनाज़ा है, ये जो बदमज़गी है, ये हाई कोर्ट के गेट के अंदर तय हो जाती तो बहुत ही विन विन सिचुएशन होती, अच्छी बात होती, बेंच और बार दोनों का एहतराम रह जाता। लेकिन ये जिस तरह बाहर निकला है, फिर पुलिस ने भी खूब हाथ आजमाए, पुलिस भी बेचारी एक कदम आगे जाए तो फिर ऐसा वकुआ हो जाता है, एक कदम पीछे चली जाए तो फिर थाना भावल नगर की तरह या थाना खारिया की तरह मामला हो जाता है। तो पुलिस भी माशाल्लाह उसका भी जो एतमाद है वो आसमान को छू रहा है 9 मई के वाकयात के बाद। और ये जो मामला हुआ है आज, ये भी 9 मई से एक दिन पहले हो गया है। कल अब वकला की हड़तालें हैं, अब सियासी जमातें भी एक तरह से मुजाहिरों की काल दे रखी है और पता नहीं अब कल का दिन खैर खैरियत से गुजर जाए। मेरा तो ख्याल है कल पूरे पाकिस्तान को
एहतरामन भी और अफसोस में भी चुप का रोज़ा रख लेना चाहिए ताकि 9 मई का दिन गुजर जाए, ठीक हो गया, और ताकि कोई बड़ी बदमज़गी और तरह से उससे ना हो बच जाए, बिल्कुल जाए। सही। वकला भी जो अभी इस वक्त सुन रहे हैं, हमारी उनसे भी दरख्वास्त है, अगर ये हड़ताल एक दिन आगे ले जाएं, ठीक है, ताकि ये तो कल बेहतर का जो होगा। दिन है वो अब गुजर ये जाए खास किसी तरह से। सेंटिमेंटल सा दिन बन गया है। ठीक हो हमारे मोहतरम इदारों के नुक्ता नज़र को भी लेकर, बिल्कुल ऐसा ही एक है। खास जमात का इस पे रद्द अमल को भी लेकर समझदारी का मुजाहरा मेरा करना ख्याल है चाहिए इस वकला पे को थोड़ी इस पे। तलखी कम हो जाए तो बेहतर ठीक है। है। नुक़ैर साहब, ये जो आज वाक़या हुआ है इसमें एक एसपी हैं, 2 SHOs हैं, 9 पुलिस एहलकार हैं जो ज़ख्मी हुए हैं, 50 वकला को गिरफ्तार कर लिया गया। इतनी जल्दी इतनी बदमज़गी हो गई, इसको अच्छे तरीके से भी तो हैंडल किया जा सकता था। क्या रीज़न है? तफसील आपने भी बता दी, अबू बकर ने भी बता दी, हमें पता ही है, लोगों ने सुन भी ली। लेकिन सवाल यह है कि वकला अगर जजेस, मैं जो जहाँ तक समझा इस मामले को, हमने एक दोस्त से डिस्कस किया, वकला अगर जजेस की अदालतों को ताला लगाना चाह रहे थे तो बेहतरीन हालत यह था कि मामला चूँकि इस नहज तक पहुँच चुका था तो भाई उन जजेस को बड़ी एहतराम के साथ उनको बैकडोर से निकाल लिया जाता और उनको कहते कि भाई आप अपने अपने घर चले जाएं। और वकला को हाई कोर्ट में दाखिल ना होने देना, ये क्या बात हुई? यानी वो हाई कोर्ट में तो हर वक्त वो होते हैं या लोअर तो कोर्ट घर है में। उनका, मैं बता रहा हूँ ना, वो घर है ना उनका, वहां से आप आज रोक लें, कल वो फिर चले जाएंगे। बिल्कुल सही है। तो इस मामले में मैं ये समझता हूँ पुलिस को एक वैसे ही खार चढ़ी हुई होती है वकीलों पे कि अदालती मुकदमात और ये और लोगों ने छुड़ा के ले जाना, तो इसलिए पुलिस को भी ऊपर से गर्मी के दिन, ये वैसे ही मौसम गर्म, एग्जैक्टली। तो बल्कि मैं ये कहूंगा कि वो जो हमारे वकील भाई हैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए। वाटर कैनन जिसके ऊपर पड़ा है वो बेचारा ठंडा हो गया होगा, इतने यानी मुफ्त में गुस्ल नसीब हो गया। लेकिन ये मैं मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा ये पुलिस की ज्यादती है। उसकी वजह ये है हर मामले में आप ले आए वाटर कैनन, हर मामले में आप डंडा पकड़ लें, तो अब ये सूरत हाल नहीं रही हुई। आप वो एहतजाज कर रहे थे, करने दें, पता नहीं कहाँ नारेबाजी हुई है होती रही है। सुमेरा आईजी को तो उसने वो कांस्टेबल शाहिद ने गालियां दी थी, उसको उन्होंने गले लगा लिया था। नहीं, मरियम नवाज साहबा ने बड़ा अच्छा इसके ऊपर उन्होंने फौरन इस पे एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी इनके ऊपर बिल्कुल बहुत अच्छा किया, उसकी वजह बिल्कुल ऐसा ही किया। पुलिस का काम ये होता है कि वो ऐसे किसी मामले को किसी और तरफ जाने से रोके। कोई एहतजाज कर रहा है, हड़ताल कर रहा है, करने दें उसे। आप उन जगहों पे रहें जो रेड एरियाज हैं जहां पे लोग आगे ये हजूम आगे ना जा सके। अगर वो आगे जाए तो फिर किसी से ऑर्डर ले लें उसके। लेकिन खड़े खड़े लोगों को 4 बंदे खड़े हुए हैं, 20 100 200 खड़े हुए हैं, उन्होंने बैरियर्स हटाए। और भाई बैरियर्स हटा, देखिए बैरियर्स ना एन मौके पे नहीं लगाए जाते। बैरियर्स भी कोई रेड लाइन कोई आपने बनाई हुई है तो उससे कुछ 6 किलोमीटर पहले आपने बैरियर्स हटाए। बैरियर्स को हटाने में क्या हर्ज है मुझे बताएं, फिर क्या हो गया उन्होंने हटा दी। तो आप तसल्ली से बात करें, बल्कि डीआईजी ऑपरेशंस भी वहां पे पहुंचे, उन्होंने भी बात की। मैं यही बताता हूँ ये ऑर्डर कहाँ से आए कि इन पे ये वाटर कैनन इस्तेमाल कर दें, शेलिंग कर दें इन पे। हर चीज को मैदान जंग नहीं बना देना चाहिए। वो भी पढ़े लिखे हैं, ये भी कानून को जानते हैं, और दोनों ही माशाल्लाह कानून के रखवाले हैं। ठीक है, कानून और इंसाफ की बात कानूनी तरीके से ही होनी चाहिए। बिल्कुल तो ये दुख भरे लम्हात है जो आज हमने आगे बढ़ते हैं अपना। हम लोग देख रहे हैं अब के मौलाना फजल रहमान साहब की अगर हम बात करें तो वो रोज़ ही हम देखते हैं कोई नई तजावीज़ जो है वो लेकर आए होते हैं। आज वो ये कह रहे हैं कि मेरी कोशिश है कि नून लीग जो है वो हमारे साथ ऑपोजिशन में बैठे और पीटीआई को जो है वो हुकूमत करने का मौका दिया जाए। बड़ा मुतालबा कर दिया है अबू बकर साहब, मौलाना फजल रहमान ने। खुश हैं आपके इस मुतालबे से? पूरा होना चाहिए। देखिए मुतालबा तो बड़े होंगे आज नहीं, मुतालबा ये ऐसा है जिसपे अमल नहीं हो सकता ना। इस मुतालबे ने रुख करना है रायविंड का, तो जाती उम्र में तो ऐसे किसी मुतालबे को कोई जो है वो कबूलियत नहीं हासिल होने वाली। ठीक है, चूंकि ये सिचुएशन तो मियाँ साहब के सामने पहले दिन आ गई थी। उन्होंने अपने छोटे भाई साहब को कहा था कि आप अब जाइए हर जमात के साथ मिलें और फिर आप एक अपने जो एक इत्तेहादी हुकूमत है उसे फार्म कर लें। ठीक हो गया। उनकी आशीर्वाद से हुकूमत बन गई है। तो अब मियाँ साहब अब इस फैसले से कैसे पीछे हटेंगे? तो मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई इतना आसान है इस फैसले से पीछे हट जाना। चूंकि उनका मुल्क वापस आना, फिर मुकदमात में उन्हें इंतहाई रिलीफ मिलना, उनकी जो एक ताहयात अहली का मामला है वो सेटल हो जाना, तो ये ऐसे खैरात में तो नहीं मिल गया। सही। इसके जवाब में कुछ बोझ उन्हें भी तो उठाना है ना। वो यही बोझ है कि वो खुद प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, और इन सख्त तरीन हालात में जब अवाम ने बिल्कुल नाराज होना है, अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलना, और सख्त तरीन आपको माशी जो है वो डिसिप्लिन अपने मुल्क के अंदर लाना है, और उसके नतीजे में जो अवामी नाराजगी है
وہ تو آپ کو فیس کرنی ہے. تو وہ یہ میاں صاحب اتنے بھولے تو نہیں ہیں, انہوں نے پوری کیلکولیشن کے ساتھ یہ سودا کیا ہے. بالکل صحیح. تو فضل الرحمان صاحب کی باتیں ہیں وہ کرتے رہیں گے, وہ ظاہر ہے براہ راست تحریک انصاف سے اتنا جلدی ان کا اتحاد بھی نہیں ہو سکتا. ان کے بھی بڑے ڈیفرنسز ہیں, اور پرسنالٹی کلیش آپ کہہ لیں فضل الرحمان کا اور عمران خان صاحب کا ایک سطح کے اوپر مجھے نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. وہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو وہ حکومت کو کھری کھری سناتے ہیں. ان کے پاس آپشن نہیں ہے, وہ ان کو یہی بتاتے ہیں کہ آپ کی پوزیشن بڑی کمپرومائز ہے. ٹھیک ہے. اور اس کمپرومائز جو پوزیشن ہے اس کی آشیر بات تو میاں نواز شریف صاحب نے بھی دے رکھی ہے نا اپنی جماعت کو. میں یہی بات کر رہی ہوں, ورنہ وہ جاتے ہی نہ اس میں. ان کے پاس اگر تو یہ تجویز جو ہے یہ قابل عمل نہیں ہے. ان کے پاس اگر تحریک انصاف اکیلی اس کی طرف معاملہ چلا جائے گا, میاں صاحب اس حکومت سے ہٹ جائے, تو پھر تو وہ حکومت تحریک انصاف بھی نہیں فارم کر سکتی. نمبرز نہیں ہے. نخیل صاحب آپشن کی بات کر رہے ہیں ابو بکر صاحب, ایک آپشن تو ہے, میاں صاحب کیوں نہیں مولانا صاحب کو نواز دیتے اور اپنے ساتھ ملا لیتے اور ان کی ناراضگی دور کر دیتے, تاکہ روزانہ کی جو تجاویز ہیں یا جو دھمکیاں ہیں ان سے تو جان چھوٹے کم سے کم. اصل میں وہ مولانا صاحب اس وقت پتہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ لالی پاپ دے کے, اور وہ اصل میں چاہ رہے ہیں نہ کھیڈانگے نہ کھیڈانگے, ٹھیک ہے, ان کو بھی باہر لے آئیں. مولانا صاحب کو نوازنا مشکل ہے حضور. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو نہیں وہ جو ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے نا, ان کی پہلی ڈیمانڈ تو یہ تھی کہ زرداری صاحب کی جگہ پہ آج وہ بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے, یہ بھی ناممکن تھا. اور پھر ان کا بلوچستان کی گورنری جو تھی, تو یہ ڈیمانڈیں وہ کیسے پوری کریں. باقی یہ بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سوچ رہے ہوں کہ جب فل یہ خلاف ہو جائیں گے اس کے بعد ہم ان کی ڈیمانڈ پوری کر دیں گے تاکہ یہ حق میں ہو جائیں. لیکن یہ مولانا صاحب کا یہ کہنا کہ جی میں ان کو قائل کروں گا, اٹ مینز رابطے ہیں, رابطے تو ہوتے ہیں نا, اور میں ان کو قائل کروں گا کہ حکومت پی ٹی آئی کو فارمولا بھی بتائیں نا کیسے پی ٹی آئی, یہ اس سے بہتر ہے یہ پی ٹی آئی کے پاس جائیں اور پی ٹی آئی کو کہیں کہ میں پیپلز پارٹی سے بات کروں گا, اور ان کو کہوں گا وہ نون لیگ کو چھوڑ دیں اور آپ کو جوائن کر لیں اور آپ مل کے حکومت بنا لیں. یہ تو سمجھ آتا ہے نا ابو بکر صاحب, یہ تو بات سمجھ آتی ہے کہ یار نمبر گیم پوری ہوگی. یہ کہنا کہ نون لیگ حکومت چھوڑ دے, صرف نون لیگ نہیں ہے حکومت میں, پیپلز پارٹی بھی ہے حکومت میں, تو یہ حکومت چھوڑ دیں تو پی ٹی آئی کیسے حکومت بنائے گی. ویسے ہی میرا خیال ہے اس کو کہہ دیں کہ چلو یار چھوڑیں, آئین شائن سائڈ پہ رکھیں, آپ کر لیں حکومت. لہٰذا یہ وہ جو ہے نا بیل منڈے نہیں چڑھے گی. اور یہ کہنے کا مقصد ان کا پتہ کیا ہے, کہ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں, ناراض تو خیر پتہ چل گیا ہوا نا, ناراض وہ پی ٹی آئی سے بھی ہیں. پی ٹی آئی بھی بڑی ہوشیار ہے, اور پی ٹی آئی والوں نے بھی ابھی ان کو اس طریقے سے ویلکم نہیں کیا جس طرح سے سوچ سمجھ کے ذرا بیانات دیے جا رہے ہیں کہ اچھا تھوڑا سا اوکے, ہاتھ ملا لیں, ہنسنا نہیں ہے ابھی, مٹھائی نہیں بانٹنی ابھی, ٹھہر جائیں ذرا, رک جائیں, ہار نہیں پہنانے. تو اس لیے مولانا صاحب کو اس طرف سے بیچارے بیچ میں لٹکے, نہیں وہ واپس جائیں گے, واپس کہاں جائیں گے, ادھر ہی جائیں گے, نون لیگ کی طرف جائیں گے. یہ بھی سن لیجیے. یہ بتائیں کہ اس ساری سچویشن میں فضل الرحمان صاحب کو نواز مل سکتے ہیں؟ نواز مل سکتے, اقتدار تو ملے نہ ملے, جیسے ہے نا کہ انہیں نواز دیا جائے. نہیں میاں نواز شریف, ہاں جی, وہ مل لیں گے انہیں, اس میں کیا مسئلہ ہے. میاں نواز شریف تو عمران خان کو ملنے چلے گئے تھے, وہ ان کی تحریک کو پیارے ہو جائیں کسی طرح سے, نون لیگ کو. ہاں جی, نہیں میاں صاحب بیانات کی حد تک انہیں جوائن کر لیں, اس سسٹم کے خلاف ناراضگی کا اظہار بھی کرتے ہیں. اچھا چلے میں آسان لفظوں میں, اور حکومت کا حصہ بھی جو میں سمجھاؤں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مولانا فضل الرحمان نون لیگ کے خلاف نہیں جائیں گے, یہ بھی سن لیجیے. ان قریب نون لیگ وہ جو پہلے والا سلسلہ تھا نا پیار کا, وہ شروع ہو جائے گا, نہ پریشان ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی دال نہیں گل رہی پی ٹی آئی میں, تو وہ یہ نہ رہے کہ وہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. ٹھیک ہے, تو اس لیے بہتر یہی ہے, وہ کہتے ہیں نا موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. تو عین ممکن ہے کہ چند دن آپ انتظار کیجئے مولانا صاحب کو. اچھا ویسے میں آپ کو بتاؤں, اب ہے وہی ابو بکر صاحب والی بات. یہ تو ابو بکر صاحب خبر دیتے ہیں فرام ہارسز ماؤتھ سے, مجھے آپ سمجھ لیں میں نے فرام ڈاگز ماؤتھ سے سنی ہے.
कुछ उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं मौलाना साहब। अच्छा, बातचीत चल रही है, चलिए अच्छी बात है। नहीं, मैं तो खुद चाहती हूँ जितने वो बेचारे इस वक्त अच्छा, मौलाना साहब को नहीं पता था कि सुमेरा मिर्जा भी चाहती हैं कि उनको आप कुछ भी देखिए ना, रोजाना की बुनियाद पे कोई ना कोई नई तजावीज, वो जैसे कोई बच्चा अबू बकर साहब रूठा होता है ना, कभी वो कोई बात करता है, कभी वो कोई बात करता है, कि वो सराइकी में कहते हैं ना, मेरे को कोई मनेंदा ही कहनी है। ये वो यही कहना चाह रहे हैं। ऐसी खबरें फ्रॉम डॉग्स माउथ ही आ सकती है। सही है, ये भी बात सही है। चले अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं जी। ये जो हमारे मुल्क का मसला है इस वक्त, मुआशी सूरत हाल है, उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। IMF की अगर हम बात करें तो वो आए रोज़ उसकी तलवार हमारे सरों पर लटकती है। अब जो नई जो उनकी डिमांड है, वो जो तनख्वाहदार तबका है और गैर तनख्वाहदार तबका दोनों से ही टैक्स बढ़ाने का जो अब फैसला आया उनकी तरफ से। चलें, ये एक तलवार तो हमारे सरों पर है ही है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत भी हम देख रहे हैं कि अपने अखराजात को बढ़ा रही है। एक ज़िमनी बजट जो है वो मंजूर हुआ है अभी। वज़ीर आज़म हाउस की जो तज़ीन व आराइश है उसके लिए 162.5 मिलियन रुपए जो है वो मंजूर हुए हैं। अबू बकर साहब, आपको लग रहा है कि इन हालात में इतना बजट जो है वो सिर्फ तज़ीन व आराइश के ऊपर ही लगा दिया जाए? बल्कि आपने भी विज़िट किया होगा, मैंने भी विज़िट किया हुआ है PM हाउस जो है, वहाँ पर ज़रूरत तो है नहीं इन चीज़ों की, क्यों इतना बजट लगाया जा रहा है? बचत क्यों नहीं कर रहे? देखें, ये हमारे हुक्मरानों की ना, ये अल्ल तल्ले हर दौर में जारी रहते हैं। हुक्मरान यहाँ पर कोई आ जाए, कोई फेसेस आ जाएं, ये पॉलिसीज़ बाबूस जो बनवाते हैं ना, जिन फाइलों के ऊपर साइन करा लेते हैं, ये साइन करने वालों को भी बाद में पता चलता है कि असल में हम किस पे साइन कर बैठे हैं। ये आपको याद होगा कि जब ये लास्ट टाइम वज़ीर आज़म हाउस के जो मुलाजमीन हैं, जी जी, उनके लिए एक अप्रूवल गया था कि 3-4 महीनों की एक एडवांस तनख्वाह उन्हें दी गई अभी थी। भी हुआ है जी जी, 4 माह की अभी ये दोबारा हुआ है। ये आप बता रही हैं कि तज़ीन व आराइश के लिए जी, 162 मिलियन है। बिल्कुल। ये एक आज की जो खबर है ट्रिब्यून में भी मैंने देखी है, शहबाज राना की, इसमें सिर्फ ये मंजूरी नहीं है, इसके साथ साथ 200 मिलियन रुपए का एक पैकेज है, वो मुख्तलिफ अफसरों को जो है जी जी, वो उसमें वो दिए गए हैं ना। आप किसी जो एक तो मुआवजा होता है, एक नवाजना होता है ना, जिसमें कोई इनामात वगैरह दिए जाते हैं। ठीक है। 200 मिलियन उसकी मंजूरी दी गई है, और फिर तकरीबन 650 मिलियन अप्रूव किए गए हैं उस स्टील मिल के मुलाजमीन की कुछ तनख्वाहों के लिए जो 2015 से बंद है। तो ये हमारी तरजीहात हैं। दूसरी तरफ हम IMF के पास हैं, वो एक फिजिकल डिसिप्लिन के लिए हमें बात करते हैं, वो टैक्स नेट को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और जो मौजूदा टैक्स का जो एक हदफ तकरीबन कोई 12,000 अरब रुपए का शायद हो जाएगा। जी जी, बिल्कुल। तो ये कैसे ट्रांसलेट होगा आम आदमी के ऊपर, फिर इससे इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा, और हमारे हुक्मरानों की जो तरजीहात है वो हमारे सामने है। देखें ना, अब वफाकी हुकूमत जो है वो है या सूबाई हुकूमत है, इस वक्त जो क्राइसिस आप देख लें सिर्फ किसानों का है। जी जी, आप नुखै साहब कहेंगे रोजाना आप बात करते हैं, नहीं, तो उसके लिए तो हमारे पास पैसे नहीं है। कोक पिला दी है, हमारे पास गंदम की खरीदारी के तो पैसे नहीं है, लेकिन इस तरह के इकदाम के लिए हमारे पास बहुत पैसे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जब तक इस तरह के फैसले रुकेंगे नहीं, उससे डायरेक्शन कैसे ठीक हो सकती है? एक तरफ तो कहते हैं कि जी हम तनख्वाहें नहीं ले रहे, हम रात नहीं ले रहे, दूसरी तरफ ये सिर्फ तज़ीन व आराइश के ऊपर इतने पैसे लगा दिए जाते हैं। ये ना, अगर तो आप इसे जज्बात से हट के सुनेंगी तो बात समझ आ जाएगी। जी जी, ये हमेशा से बजट होता है, और ये 1 साल का बजट होता है। ठीक हो गया, बजट है, खर्चा नहीं है। ये एडिशनल ग्रांट है सर। आज स्टोरी मैंने आपको बताया, एडिशनल ग्रांट आप सुन तो लेना, आप सुन तो लेना। इसलिए कि चीजों की कीमतें बढ़ी हुई है ना, ये इसलिए होता है कि वहां पे मुलाजमीन काम कर रहे हैं। आपका एक बहरहाल मौजूद तो है ना, सर्कल है पूरा, वहाँ सर्कल है पूरा, लोग काम कर रहे हैं वहां पे, वॉशरूम्स हैं वहां पे, ऑफिसेज हैं वहां पे, टेलीफोन है वहां, इन सारी चीजों का खर्चा है। हम तो एक घर का खर्चा नहीं बता रहे, इतना बड़ा वो। अच्छा, इन सब के अखराजात महाना जो होते हैं, वो अगली दफा में जब आपके रुपए की कीमत डी वैल्यू हो गई तो वो अखराजात बढ़ गए। 1 साल में उसका तखमीना लगा के बताया जाता है कि ये बजट है 1 साल में। ठीक है, आप क्या समझ रहे हैं कि उसमें कोई नई चीज का इजाफा हो रहा है? किसी चीज नई चीज, आपने याद होगा मेरा, जब खान साहब की गवर्नमेंट आई थी तो मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म हाउस के वो एक साहब थे, वो एंकर, वो गंजे से थे, और उन्होंने वो तस्वीरें शेयर की थी, वो वहां बाथ टब में लेटे हुए थे कि देखे जी उस तरह के जो बाथ टब और वाशरूम है वो आपको यहाँ लाहौर में डिफेंस में उससे 100 गुना ज्यादा खूबसूरत मिल जाएंगे। लिहाजा जज्बाती होकर ना सोचें, 1 साल का ये बजट है कि वहां पे ये अखराजात होने हैं। बिल्कुल सही है सर, समझ आ गया आपकी बात की। बहुत शुक्रिया गुल नखर साहब आपका भी, अहमद अबू बकर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।